Hello everyone, good morning. Welcome to our class 5th. In 5th class, this is our third class. ठीक है, in 5th class यानी 5th class में ये हमारी तीसरा क्लास है. ठीक है, ऑनलाइन. तो इन प्रीवियस क्लासेस चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट किया हुआ है, भाषा और व्याकरण, जिसमें उसकी एक्सप्लेनेशंस, उसकी एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर एक्सेट्रा सब हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका कुछ वर्क आपने बुक में किया है और कुछ वर्क नोटबुक में किया है. तो जो वर्क आप नोटबुक में कर रहे हैं उसे एज वेल एज लर्न भी करते चलें, ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और जो आप पढ़ रहे हैं वो आपको याद भी रहे. सो टुडे आवर सेकेंड चैप्टर विल बी स्टार्टेड, पार्ट 2, वर्ण और विचार. ठीक है, पार्ट 2 में हम वर्ण विचार के विषय में जानेंगे कि वर्ण विचार क्या होता है. हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से बोलते टाइम बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं, बहुत सारी आवाज़ें निकलती हैं. ठीक है, ये हमारे मुंह से जो निकलती हैं, जो आवाज़ें बोलते टाइम हमारे मुंह से बहुत सारी जो आवाज़ें निकलती हैं, जो ध्वनियाँ निकलती हैं, जो इसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो वर्ण कहलाती है. हमारे मुंह से निकलने वाली ध्वनियों की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. जैसे यहाँ पर लिखते हैं, वर्ण क्या है? मुख से निकलने वाली ध्वनियों की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है. ओके, जो हम मुंह से बोल रहे हैं, जो हमारे मुंह से निकल रहा है, ठीक है, जो हमारे मुंह से आवाज़ें, साउंड निकल रहा है, ध्वनियाँ जिसे कहते हैं, ध्वनियाँ निकल रही हैं, जो उसकी सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है. ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसके. जैसे अ, ई, क, ख, ज आदि. ठीक है, ये क्या है? सबसे छोटी इकाई, यानी कि बिल्कुल छोटी छोटी इकाई है ये, जिसके टुकड़े भी नहीं किए जा सकते हैं, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, ये ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कहलाती हैं. ठीक है, तो ये तो हमारा वर्ण हो गया. ठीक, अब वर्ण के बाद में हमारी आती है हिंदी की वर्णमाला. तो हिंदी में जो वर्णमाला होती है उसमें वर्ण एक निश्चित क्रम में लगे हुए होते हैं. जैसे यहाँ देखिए, अ, ई, क, ख, ज. ठीक है, तो ये क्या है? निश्चित क्रम में नहीं लगे हुए हैं. आ के बाद अगर आप निश्चित क्रम से देखेंगे तो आ के बाद अ, ई के बाद ई, क के बाद ख के बाद में ग आएगा, ज नहीं आएगा. तो ये क्या है? ये निश्चित क्रम में नहीं है, ये अनिश्चित क्रम में है अभी. तो जब हम हिंदी वर्णमाला में क्या है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला वो होती है जब जितने भी जो वर्ण हैं, अक्षर जिसे कहते हैं, वर्ण और अक्षर दोनों ही कहते हैं इसको, तो जब वो एक निश्चित क्रम में लग जाते हैं. ठीक है, क्या होती है वर्णमाला? वर्णों का एक निश्चित क्रम, सीक्वेंस से लगा होना, निश्चित क्रम वर्णमाला कहलाता है. जैसे एक छोटी सी एग्जाम्पल से समझ लीजिए. यहाँ मैं थोड़े से वर्ण लिखती हूँ. अक्षर क, ख, ग, ख, ङ. ठीक, तो ये क्या है? एक पूरे सीक्वेंस के साथ में लगा हुआ है, क्रम के साथ में इसमें वर्ण लगे हुए हैं, जबकि इसमें जो वर्ण हैं हमारे अक्षर वो क्रम के साथ में नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वर्णमाला
अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ इसके थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए, यहाँ किसी भी वर्ण के बाद कोई सा भी वर्ण हमने रख दिया है, ठीक है, रैंडम। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपने आ के बाद में आ ही लिखा है। यहाँ हमने का के बाद खा, खा के बाद ग के बाद घा ही लिखा है। क्यों? क्योंकि जो वर्णमाला होती है वो वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। जब हमारे वर्ण, हमारे अक्षर एक निश्चित क्रम में लिखे हुए होते हैं तो उसको हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर? तो हम सबसे पहले हिंदी वर्णमाला ही देखेंगे इसके बाद में, ठीक। इसको रफ करते हैं। हिंदी वर्णमाला, इसको हम पार्ट्स में विभाजित करके लिखते हैं, ठीक है। जो हमारे स्वर हैं, जो व्यंजन हैं, अतिरिक्त व्यंजन हैं, संयुक्त व्यंजन हैं, अयोगवाह हैं, तो इन सबको हम डिवाइड करके लिखते हैं, अलग अलग करके लिख रहे हैं, ठीक है ना, जिससे हमें, और वो सारे जो होते हैं वो आते किसके अंदर हैं? हिंदी वर्णमाला के अंदर आते हैं, जब वो क्रम से लगे हुए होते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम इसको अलग अलग करके लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्वर। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ, री, ए, ओ और लास्ट ओ, ठीक है। स्वर के बाद जो हमारे आ से, देखिए जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है, जब हम उसे कहीं पढ़ते हैं या लिखते हैं तो 2 पार्ट्स में होती है वो। एक पार्ट होता है इसका अ से लेकर आहा तक का, और नेक्स्ट पार्ट होता है उसका क से लेकर ज्ञा तक, ठीक है। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है अ से लेकर आहा तक का, तो उसमें आ से अ तक जो होता है वो तो होते हैं स्वर, ठीक। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, ये हमारे स्वर हो गए। बाकी जो 2 बचे अंग और अहा, ये हमारे कहलाते हैं अयोगवाह। क्या कहलाते हैं ये? अयोगवाह, ठीक है। तो ये हमारे स्वर और अयोगवाह हो गए। अब हम आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन कौन कौन से होते हैं? क, ख, ग, घ, उआ या अंगा भी कहते हैं इसे, ठीक है। च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, ळ, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स और ह, ठीक है। ये जो होते हैं हमारे व्यंजन होते हैं। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं अतिरिक्त व्यंजन। अतिरिक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अतिरिक्त व्यंजन जो हमारा, ये देखिए यहाँ व्यंजन में देखिए जो हमारा ड और ढ होता है, ठीक, ड और ढ होता है, इसी से ही हम अतिरिक्त व्यंजन बनाते हैं। ड और ढ के नीचे जब हम बिंदी लगा देते हैं तो इसका रूप परिवर्तित हो जाता है और ये ड़, ड़ और ढ़ बन जाता है। तो ये दोनों हमारे रूप जब परिवर्तित हो जाता है उसके बाद जो ये है हमारे अतिरिक्त व्यंजन बन जाते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं संयुक्त व्यंजन पर। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन, ठीक,
तो हा के बाद कितने जो वर्ण हैं वो बचे हैं, ये क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ठीक, ये हमारे 4 जो अक्षर होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन? क्योंकि ये दो वर्णों से मिलकर बने होते हैं। 2 वर्णों से मिलकर एक वर्ण बनता है, इसलिए ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे क, श, ठीक, मिलकर क्या बना देता है? क्ष। त और र मिलकर क्या बना देता है? त्र। समझ आ रहा है आपको? क और श मिलकर क्ष, त और र मिलकर त्र, ज और य। ज और य मिलकर क्या बनाएगा? जरा देखिए इससे किसका साउंड निकल रहा है। जो हमने ऊपर जो वर्ण लिखे हुए हैं संयुक्त व्यंजन में, उसमें क और श जो है वो, ये देखिए ये हलंत होता है। ये हलंत जब लगा होता है जिस किसी वर्ण के नीचे भी, तो इसका मतलब होता है ये वर्ण अभी अपूर्ण है, ये पूरा लिखा हुआ नहीं है, ये अपूर्ण है। तो यहाँ पर भी हलंत लगा हुआ है, यहाँ पर भी हलंत लगा हुआ है, तो यहाँ हलंत लगा तो का अपूर्ण हो गया, यहाँ शा पर हलंत लगा तो ये अपूर्ण हो गया। तो जब क और शा मिले तो इन्होंने एक व्यंजन बना दिया जो हो गया क्ष। ठीक है, तो जिसको हमने संयुक्त व्यंजन कहा, क्योंकि ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, और इन दोनों व्यंजनों से मिलकर के ये एक व्यंजन शब्द, व्यंजन अक्षर बना है, व्यंजन वर्ण बना है। त और र मिलकर ऐसे ही त्र बना दिया है। तो ज और इया मिलकर क्या बनाया? ज और इया ने मिलकर क्या बनाया? ज्ञ। ज और इया ने मिलकर ज्ञ बनाया। ऐसे ही श और र ने मिलकर श्र बनाया। इसमें श का भी साउंड है और र का भी साउंड है, तो इसने क्या बनाया? श्र। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? जो 2 व्यंजनों से मिलकर बनते हैं वो संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और किस तरह से मिलकर बने हुए हैं ये हमने यहाँ पर लिखकर देख लिया है। ठीक, तो हिंदी वर्णमाला में हमारे टोटल जो अक्षर होते हैं, तो टोटल वर्ण होते हैं, उनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है? हिंदी वर्णमाला के अंदर कितने, टोटल वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? 52। कितने वर्ण होते हैं? 52, जिसमें से जो हमारे स्वर हैं वो कितने हुए? काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने स्वर हुए? 11। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है आपका अयोग व। कितने लिखे हुए हैं? 1 and 2। नंबर 3 व्यंजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 एंड लास्ट 33। तो व्यंजन कितने होते हैं हमारे टोटल? 33। ये तो हमारे मूल व्यंजन है। कौन से व्यंजन है? मूल व्यंजन है। इसके अलावा हमारे अतिरिक्त व्यंजन होते हैं, वो कितने लिखे हुए हैं? अतिरिक्त व्यंजन 2 और संयुक्त व्यंजन भी हमारे होते हैं 4। ठीक है, तो कितने हो गए ये सारे? 11, अयोग 2, व्यंजन 33, अतिरिक्त व्यंजन 2 एंड संयुक्त व्यंजन 4। तो ये जितने टोटल हैं, टोटल जो ये अलग अलग जो पार्ट है, इनकी जब आप टोटल लिखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे? 52। तो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल वर्णों की संख्या होती है, टोटल अक्षरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 52। और अगर आपने इसे डिवाइड करके देखा हुआ है किस किस तरह से, तो वो इस तरह से। क्लियर? ये समझ आ गया इतना आपको? ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में जो टोटल अक्षर होते हैं वो 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 2 अयोग, 33 व्यंजन, 2 अतिरिक्त व्यंजन एंड 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अंडरस्टूड? अब हम क्या करते हैं? स्वर 11 हो गए हमारे,
ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं ये देख लेते हैं, स्वर के प्रकार देख लेते हैं। स्वर 11 होते हैं, ठीक है। स्वर के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं ये, तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं लिखते हैं इसके बारे में। नंबर 1 हर्ष स्वर, ठीक है। एंड नंबर 2 दीर्घ स्वर, एंड नंबर 3 प्लुत स्वर। जो हर्ष स्वर होता है उसको बोलने में, उसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, इसलिए इसको हम हर्ष स्वर के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो हमारा हर्ष स्वर होता है उसका जब हम उच्चारण करते हैं, जब हम उसे बोलते हैं तो उसके उच्चारण में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है। जैसे अ, ई, ओ, ए, ठीक। जो कि आपने जब वर्णमाला पढ़ी है तो इसमें भी यहाँ पे देखिए आ लिखा हुआ है, तो आ जल्दी से आपने बोल दिया है, ठीक है, बहुत थोड़े से टाइम में बोल दिया। लेकिन जब आपने आ बोला तो आपने आवाज़ निकाली है, अपने कंठ से आवाज़ निकाली है, गले से आवाज़ निकाली है, आ, ठीक। तो इसमें इसके अगर आप इससे कंपेयर करेंगे तो इसमें इससे 2 गुना टाइम लगा है, डबल टाइम लगा है, ठीक है। तो तो जो आ होता है ये हस्व स्वर होता है और इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। जैसे आ, ई, ओ, ऊ, ठीक है। अब आ जाइए दीर्घ स्वर। तो जो दीर्घ स्वर होते हैं उनको बोलने में हस्व स्वर से डबल टाइम लगता है, इसको बोलने में इससे डबल टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम लेता है। जैसे आपने बोला आ, ई आपने बोला ई इमली, तो ई से अगर आप इमली बोलते हैं तो ये क्या हो गया, ई इमली। और अगर आप ई से ईख बोलते हैं तो ईख, तो उसमें क्या है, ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है ना। ये हमारा री आएगा, ठीक है। तो दीर्घ स्वर को बोलने में इन स्वरों से ज़्यादा टाइम लगता है। मिस्टेक आई रिटर्न यार, ऊ, अ, ई, ऊ और री। तो इनको बोलने में जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं उससे कम टाइम लगता है, इसलिए इसे हर्ष स्वर कहते हैं। एंड जो दीर्घ स्वर होते हैं उसको बोलने में हर्ष स्वर से डबल टाइम लगता है। जो कौन कौन से होते हैं, आ, ई, ऊ और आ, ई, ऊ, ए, ओ और ओ, ठीक। एक बार फिर से देखते हैं। जो हमारे स्वर होते हैं वो 11 होते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, ठीक है। तो जो हर्ष स्वर होता है उसको बोलने में, उसके उच्चारण में बहुत कम टाइम लगता है, बहुत थोड़े से टाइम में हम उसका उच्चारण कर सकते हैं, उसे बोल सकते हैं। जैसे अ, ई, ऊ, री, ठीक। ऐसे जब दीर्घ स्वर की बात करें तो इसको बोलने में हर्ष स्वर से डबल टाइम लगता है, 2 गुना टाइम लगता है। आ, ई, ऊ, ए, ओ और ओ। और जो प्लुत स्वर होता है, यहाँ लिखते हैं, ठीक। जो प्लुत स्वर होता है इसको बोलने में, इसके उच्चारण में
हर्ष स्वर दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा टाइम लगता है, यानी कि हर्ष स्वर को बोलने में इससे 2 गुना टाइम लगता है, और जो प्लुत स्वर होता है उसको बोलने में 3 टाइम लगता है, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, जैसे आपने बोला ओम, ठीक है, तो ये हमारा प्लुत स्वर का एक शब्द है। तो इसको बोलने में इन दोनों से ज़्यादा और ज़्यादा टाइम लगता है, 3 गुना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले जल्दी से जो स्वर बोल लिए जाते हैं वो ये होते हैं, उनसे डबल जो टाइम लेते हैं वो ये होते हैं, और जो इस तरह के जो शब्द होते हैं हमारे वो प्लुत स्वर के अंतर्गत आते हैं, जिसको बोलने में इन दोनों स्वरों से भी ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तो स्वर कितने होते हैं, स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं ये आपको पता चल गया। अब व्यंजन पर आते हैं। व्यंजन क्या होते हैं बताइए ज़रा। व्यंजन वह ध्वनियाँ होती हैं जिनका उच्चारण करते समय आप स्वरों की सहायता लेते हैं। व्यंजन को आप बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इसकी स्वर की डेफिनेशन भी लिख देते हैं। ये 11 होते हैं। स्वरों को स्वतंत्र रूप से बोला जा सकता है। ठीक है, या हम इसे स्वतंत्र रूप से ही बोलते हैं। इसको जब हम बोलते हैं तो इसके बोलने के लिए आपको किसी दूसरे वर्ण की, किसी दूसरे अक्षर की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, जब आप व्यंजन को बोलेंगे, व्यंजन का तो आपको इसके लिए स्वर की भी आवश्यकता होगी। बिना स्वर के आप इसको नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से ना होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है, यानी अगर आपने एक व्यंजन लिखा हुआ है तो उसमें स्वर भी आपको ऐड करना होगा। स्वर की सहायता से ही आप उसको लिख पाएंगे, अदरवाइज वो अधूरा होगा, इनकम्प्लीट होगा। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपने लिखा हुआ है क, तो ये व्यंजन है, पूर्ण व्यंजन है। ठीक है, लेकिन जब आप इसके टुकड़े करेंगे तो आप किस तरह से लिखेंगे, तो बनेगा ये पूर्ण का। अभी जब इसके नीचे हलंत देखिए लगा होता है तो इसका मतलब होता है ये अभी अपूर्ण है। तो यहाँ अपूर्ण है ये, इसके नीचे हलंत लगा हुआ है। जब इसमें आपने आ प्लस आ किया हुआ है तो ये जा करके पूरा हुआ है। और इसके भी मुख्य 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, हमारे जो स्वर हैं उसके भी 3 भेद होते हैं, 3 प्रकार, और जो व्यंजन हैं उसके भी 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2
अंतस्थ व्यंजन, एंड नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन एंड नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। तो ये जो तीनों इसके प्रकार होते हैं, इसमें क्या होता है कि हम किस व्यंजन का प्रयोग किस तरीके से करेंगे, कंठ से करेंगे, ठीक, तालु से करेंगे, मूर्धन्य रूप में करेंगे, किस रूप में करेंगे, दंत से करेंगे या ओष्ठ से करेंगे, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं, जो कि आपको एक चार्ट में PDF के थ्रू दूंगी, जिसको देख करके आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा लेंथी हो जाएगा अभी, इसलिए इसे स्किप करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। हमारा स्वर हो गया, व्यंजन हो गया। अब आते हैं हम अनुस्वार। ठीक, इसको पहले देख लेते हैं, छोटे छोटे से पॉइंट से क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारा लेंथी रह गया है अभी, वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी करेंगे। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। ठीक है, इन तीनों को क्लियर करते हैं। ये जो हमारा अनुस्वार होता है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं, जब हम इसको बोलते हैं, तो इसका उच्चारण करने में हमें नाक के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ना वाला साउंड आता है। ठीक है, इसका उच्चारण नाक की सहायता से किया जाता है। ठीक है, यह एक, इसका उच्चारण क्या है, नाक की सहायता से किया जाता है। यह एक, इसलिए नासिक्य ध्वनि कहलाती है। इसको रब करते हैं अभी। ये एक नासिक्य ध्वनि कहलाती है। क्यों कहलाती है नासिक्य ध्वनि? क्योंकि इसका उच्चारण जो है वो नाक के माध्यम से किया जाता है। जैसे कुछ शब्द लिखते हैं इसके, अंगूर, अंगूर, अंक, पंख। ठीक, तो इसमें क्या है, हमें थोड़ा सा नाक से जो है थोड़ा सा साउंड निकलता है। नेक्स्ट है हमारा अनुनासिक। ठीक है, तो इसका तो जो है, इसका इस तरह से आपको लगाना होता है, और जो अनुनासिक है इसमें आपको चंद्र बिंदु लगाना होता है ऐसे करके। और जो इसका उच्चारण है, इसका उच्चारण नाक और गले की सहायता से किया जाता है। ठीक है, जब आप इसको बोलेंगे, चंद्र बिंदु लगाएंगे, तो इसमें आपका नाक और गला दोनों की सहायता ली जाती है। जैसे कुछ शब्द लिखते हैं इसके, चांद, मांद। ठीक है, चांद, मांद, गांव, आँख, आँख। ठीक, चांद, मांद, गांव, आँख। तो इसका उच्चारण जब हम करेंगे अनुनासिक का, तो इसमें नाक की और गले की दोनों की सहायता ली जाएगी, और जब अनुस्वार का उच्चारण करेंगे तो सिर्फ नाक की सहायता ली जाएगी। नंबर 3 है हमारा विसर्ग। ठीक है, जिसको किस तरह से शो करते हैं, ऐसे करके आपके टू डॉट बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरह से। ये क्या है हमारा, या तो शब्द के मध्य में इसका प्रयोग
शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग शब्द के मध्य या अंत में किया जाता है, या तो इसे शब्द के बीच में लगाते हैं या फिर उसके अंत में लगाते हैं। अंडरस्टूड? तो वो जो है क्या कहलाता है, ये साइन हमारा विसर्ग कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए आपने लिखा प्रातः या लिखा दुख, तो जब दुख लिखा है आपने तो इसके बीच में इसका प्रयोग किया गया है, और प्रातः लिखा हुआ है तो इसके लास्ट में किया हुआ है। तो अंडरस्टूड? स्वर 11 होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ठीक है, व्यंजन जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता है बल्कि स्वरों की सहायता से होता है, वो व्यंजन होते हैं, ये भी 3 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो हमारा अनुस्वार है, इसका उच्चारण नाक की सहायता से होता है, जैसे अंगूर, अंक, पंख। अनुनासिक, इसका उच्चारण हमारा जो है नाक और गले दोनों की सहायता से होता है, और विसर्ग इसका जो है प्रयोग शब्द के अंत में या मध्य में किया जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक यहाँ पर क्लियर हो गया है। ठीक है, तो आप इसमें इसके भेद जो आपको इसके प्रकार दे रखे हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, तो इसमें जो है आप किस व्यंजन को कहाँ से प्रयोग करेंगे, कंठ से, तालु से, ओष्ठ से। ठीक है, तो किस किस तरीके से आप दंत से प्रयोग करेंगे, तो ये मैं आपको एक चार्ट के थ्रू बताऊंगी। ठीक है ना, जिसे पढ़ के आप ज़्यादा बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। यहाँ पर क्लास ओवर होती है आपकी, और नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइजेस करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स वगैरह देखेंगे। ठीक है, सो इसको आपको लर्न भी करना है, अच्छे से रिसाइट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, जिससे आप इसको समझ पाएँ। सो एंजॉय योर क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।